अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ हमने इंट्रोडक्शन करना है बैलेंस शीट का। ठीक है, कि बैलेंस शीट जो है वो क्या होती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो बैलेंस शीट जो है वो स्टार्ट हो रही है। इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू करें, हमें क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से जो बैलेंस शीट है वो भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले करते हैं हम। इसमें क्या बताया गया है, बेसिकली इसमें बताया गया है कि ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें देखना है हमने कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसी भी हमें चीज़ें दी गई हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती, बल्कि वो बैलेंस शीट में आती हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें आती हैं हम वो स्किप कर देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके मुताबिक जो जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं हम उनको लिखेंगे जी। तो इसमें बताया गया है कैपिटल, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सन्डे डेटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें दिया गया है बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने बनाना नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर दे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट की सूरत में। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से हम जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करते हैं, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक का काम होगा वो तो होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, नीचे जो हमें एक्सपेंसेस हैं जैसे सैलरी है, इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग चार्जेस है, एडवर्टाइजमेंट है, डिस्काउंट अलाउड है, ये सारे हमारे पास एक्सपेंस हैं, हम इनको एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे। इसके अलावा बैड डेट्स भी हमारे पास एक्सपेंस है, ये सारे एक्सपेंस में ट्रीट होंगे, यानी कि डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। और उसके बाद ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है और जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इन दोनों को हम जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारी क्या हैं, आमदनी है। ठीक है, इनकम्स हैं, तो इनकम हमारे पास क्रेडिट साइड पे होती हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है और हमारे पास जो डिस्काउंट रिसीव है और जो इंटरेस्ट रिसीव है, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी क्रेडिट साइड पे, और बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी डेबिट साइड पे। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी आ जाएगी नेट प्रॉफिट के नाम से। क्वेश्चन देखते हैं हम जी। तो क्लास यहाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये देखिएगा, सैलरीज, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग चार्जेस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा ये हमारे पास आ गया डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स, ये सारे हो गए हमारे एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये इंटरेस्ट रिसीव और डिस्काउंट रिसीव दोनों, जो हमें 1000 डिस्काउंट रिसीव है और 900 जो है वो इंटरेस्ट रिसीव है। इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और दोनों साइड्स पे टोटल इसका लिख देंगे। ठीक है, 32,000, 1000 और साथ में 900, इन तीनों को हमने जमा किया तो हमारे पास 33,900 आ गया। इसमें से हमने क्या करना है, इस अमाउंट में से हमने ये जो जितनी भी हमारे पास ये वाली अमाउंट्स है, इन सब को हम करेंगे माइनस। जब इन सब को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 4800, जो कि हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, हमने क्या करना है, क्रेडिट में से सारी डेबिट्स यानी कि सारे एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करने हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको नेट प्रॉफिट का नाम दिया जाएगा। वो हम जो है वो डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि हमारी डेबिट साइड छोटी है और जो सी साइड छोटी होती है आपको पता है कि हम अमाउंट वहाँ पे लिखते हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हो गया है क्लियर। नेक्स्ट हमने जो प्रोसेस शुरू करना है वो शुरू करना है बैलेंस शीट का। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपको पता है, जिस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा था कि एक तरफ आपके पास एसेट्स होती हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास लायबिलिटी और साथ में होता है कैपिटल। ठीक है,
तो इसी तरह से हमने बैलेंस शीट भी बनानी है। यहाँ पे मैंने ज़रा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है, आप ये देखिएगा। जैसे हम उस पर प्रॉफिट एंड जब अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनाते थे तो बैलेंस शीट हम जो है वो एक एसेट्स और दूसरी तरफ अपनी सारी क्या लिखते थे, लाइबिलिटीज़ लिखते थे। तो ये फॉर्मेट हम तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पहले हम इन चीज़ों के बारे में जान लें कि हमारे पास जो बैलेंस शीट है वो क्या होती है। बैलेंस शीट बेसिकली हमारे एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ और हमारे पास जो हमारी ओनर्स इक्विटी है, यानी कि हमारे पास जो अपना पैसा है और जो हमने दूसरों से उधार लिया है, उन सब को देखा जाता है कि उनसे हमने अपने कितने एसेट्स जो हैं वो परचेज़ किए। तो बेसिकली बैलेंस शीट हमेशा इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए देखी जाती है कि हमारे पास जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम अपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, यानी कि लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को प्लस करते हैं, ठीक है। और अगर वही अमाउंट, जैसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा जो क्या होती थी वो इक्वल आती थी। वो क्यों आती थी? क्योंकि हमने ये देखना होता था कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ से और अपनी ऑनर इक्विटी से अपने एसेट्स ही परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों ने अपनी बैलेंस शीट में भी बतानी है कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है, और हमारे पास हमारी ओनर इक्विटी यानी कि हमारे पास अपना कैपिटल कितना है, ठीक है। अगर इनका आंसर हमारे पास इक्वल आ जाता है, आपको पता है जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का आंसर इक्वल आता था तो हमारा आंसर ठीक होता था, तो इसका भी आंसर अगर ठीक होगा तो हमारा, यानी इक्वल होगा तो आंसर हमारा ठीक होगा। अब हम देख लेते हैं एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो क्लास हम जो है अपने फॉर्मेट पे देख लेते हैं। एसेट्स हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल एसेट और एक होते हैं फिक्टिशियस एसेट। रियल एसेट्स जो हैं वो असल में हम बताना होता है हमने कि हमारे एसेट की मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू को बेसिकली जो है वो हम मार्केट में या अपने बिजनेस की वैल्यू में डिटर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो एसेट्स की रियल वैल्यू क्या है वो इसमें देखी जाती है। और जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो ऐसे एसेट होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, यानी कि वो असल में तो एसेट नहीं होते लेकिन हमने उनको एज एसेट जो है वो शो करवाया होता है। इसको फिक्टिशियस कहा जाता है, यानी कि छुपा हुआ एसेट, वो हम मार्केट में ज़ाहिर नहीं करते, ठीक है। तो रियल एसेट की पहले हम बात कर लेते हैं। रियल एसेट में हमारे पास दो तरह के एसेट है, एक आ रहा है फिक्स एसेट्स और एक है करंट एसेट्स। फिक्स एसेट से मुराद होता है वो एसेट जो कि फिक्स्ड होते हैं, जिनको पकड़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है, और यूज़ करने से इनकी डेप्रिसिएशन होती है। उसमें जैसे कि हमारे पास हमारी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, वो सारे फिक्स्ड में आ जाते हैं, ठीक है। फिक्स्ड के आगे दो टाइप्स है, एक है टेंजिबल एसेट, यानी वो एसेट जिनको पकड़ा जा सके, छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, वो सारे हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं। और इनटेंजिबल एसेट होते हैं जिनको पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारी रेपुटेशन या हमारी गुडविल, ठीक है, वो आ जाते हैं किसमें, इनटेंजिबल एसेट्स में, ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स मतलब वो वाले एसेट होते हैं जो पैसे की सूरत में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि कभी भी हम किसी भी चीज़ से जो है वो जो फ़ौरन तौर पे जो है वो पैसे में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक साल के अंदर उन्हें पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास करंट एसेट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो कैश है, इस पर तो लिखा भी नहीं जा रहा है, हमारे पास जो कैश है वो बेसिकली क्या है, करंट एसेट है, ठीक है, ठीक है। क्विक एसेट और लिक्विड एसेट से मुराद जो फ्लोटिंग फॉर्म में होते हैं, मतलब कि कैश जो है हम कभी भी जो है वो मतलब कि किसी और जगह पे मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन अगर फिक्स एसेट को देखा जाए तो फिक्स एसेट किसी और जगह पे आसानी से मुंतकिल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हमारी लैंड है तो हम उस लैंड को अगर पैसे में कन्वर्ट करना चाहेंगे, मतलब कि लैंड को कहीं और लेके जा नहीं लेके जा सकते ना, तो कहीं और लेके जाना होगा तो क्या करेंगे, वो वाली लैंड को पहले सेल करेंगे, बाद में उसको पैसे की सूरत में कन्वर्ट करके फिर किसी और जगह पे परचेज़ कर सकेंगे। लेकिन लिक्विड एसिड या क्विक एसिड से मुराद वो एसिड्स होते हैं जो पैसे की सूरत में मौजूद होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड या क्विक एसिड।
इसी तरह से हमारे पास फ्लोटिंग या सर्कुलेटिंग एसेट्स होते हैं, वही यानी कि सर्कुलेटिंग मतलब ऐसा जो कैश जो है ना वो आपको पता है मार्केट में सर्कुलेट करता है, कभी आपके पास से कहीं और गया, उससे कहीं और चला गया, ऐसे कहीं और, यानी कि फ्लोटिंग फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, अपनी वेलोसिटी जो है वो चलाता रहता है। ठीक है, तो ऐसे एसेट जो कि पैसे की सूरत में होते हैं वो हमारे पास लिक्विड या फ्लोटिंग एसेट्स या उनको करंट एसेट्स कहा जाता है। आगे हम इनके डिटेल देख लेते हैं जी। तो क्लास यहाँ पे जो है वो डिटेल बताई गई है। सबसे पहले बात हो रही है रियल एसेट्स की। रियल एसेट्स मतलब कि वो एसेट जिनकी मार्केट में कुछ वैल्यू होती है वो रियल एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, सारे के सारे बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, गुडविल, ये हमारे रियल एसेट्स हैं। आगे इनकी कैटेगरी है वो दो थी, एक ए और दूसरी बी। ए कैटेगरी में हमारे पास क्या था कि फिक्स एसेट बताए गए थे। फिक्स एसेट दो तरह के बताए गए थे, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। ठीक है, अब जो टेंजिबल एसेट होते हैं इसे मैंने बता दिया था कि जो है वो टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं। टेंजिबल एसेट यानी कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर जिनको टच किया जा सके या जिनको जो है हम देख सकते हैं, जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस यानी कि अपनी जिस्मानी हैसियत रखते हैं, वो हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं। और इनटेंजिबल एसेट जो कि फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, ना उनको छुआ जा सकता है, ना सीन किया जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स इनटेंजिबल एसेट होते हैं। जैसे कि गुडविल। गुडविल कहते हैं हमारी जो रेपुटेशन होती है, हमारे लोगों के सामने जो हमारा अच्छा जो है वो एक नाम होता है, वो गुडविल होती कहलाती है। मिसाल के तौर पे आपका जैसे कॉलेज है, उसका एक नाम है, लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो ये एक उसका अच्छा नाम है। ठीक है, तो उसको गुडविल कहा जाएगा। पेटेंट राइट से मुराद ये होता है हमारे पास जो डिज़ाइंस वगैरह होते हैं या कोई ऐसे फार्मूले होते हैं, जैसे जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है जिसको बनाने का फार्मूला होता है या डिज़ाइन होता है, वो हम किसी और को अगर देते हैं तो ऑब्वियसली वो लीक आउट हो जाता है और फिर चीज़ें लोकल बन जाती हैं। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये जो चीज़ बनाई गई है इसका क्या फार्मूला है। ठीक है, हर कोई जो है वो अपना फार्मूला इसलिए छुपा के रखता है, तो वो भी इसके लिए इनटेंजिबल एसेट होगा, क्योंकि उसी से ही उसका नाम है, उसका ब्रांड है। अगर ट्रेडमार्क भी जो है वो इंटेंजिबल एसेट में आता है। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो देखा होगा, जैसे जैसे कि नाइक है। ठीक है, नाइक के जैसे उसमें ऐसे टिक का निशान बना होता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो अब ये स्क्रीन पर सही तरह से टाइप नहीं हो रहा है, ये नाइक नाइक जो कंपनी है, ठीक है, उसका एसेट है, तो ये ट्रेडमार्क है। यानी कि इनसे जो है वो ये पता चल जाता है कि किस ब्रांड की हमने चीज़ पहनी हुई है, तो वो ब्रांड ही एक नेम होता है जो कि एक गुडविल कहलाता है अपने बिजनेस का। ठीक है, इसके अलावा आपने हुंडई को देखा होगा, आपने टोयोटा को देखा होगा। टोयोटा का जो है वो इस तरह का कुछ होता है, अब ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके डिज़ाइन बना होता है। अब स्क्रीन पे कुछ सही तरह से टाइप नहीं हो रहा, तो आप ऐसे ही चीज़ को समझ लें। ठीक है, आप नेट पे भी ट्रेडमार्क्स वगैरह देख सकते हैं सबके। कोका कोला का ट्रेडमार्क आपने देखा है, पेप्सी का ट्रेडमार्क देखा हुआ है, सेवन अप, ये जितनी भी आप बॉटल्स पीते हो सबका अपना अपना एक ट्रेडमार्क होता है। वो क्यों होता है? जिससे इसको देख के हम समझ आते हैं कि जी ये फ़लाँ कंपनी की चीज़ है, उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट जो है बेसिकली वो कहलाते हैं ऐसे एसेट जिसको फ़ौरनली हम एक साल के अंदर अंदर या फ़ौरनली जब चाहें हम उसको कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएं। इसका सबसे पहले एग्जांपल लिखिए स्टॉक। स्टॉक से मुराद होता है कि हमारे पास जो हमारा माल पड़ा हुआ है, हम कभी भी उसको बेच सकते हैं, बेच के जो है वो क्या ले सकते हैं? अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, पैसा ले सकते हैं, तो वो स्टॉक कहलाएगा। डेटर्स है, डेटर्स भी मतलब जिनसे हमने पैसा वसूल करना होता है, यानी कि वो डेटर जिनसे हमने एक साल के अंदर अंदर पैसा वसूल करना होता है, वो हमारे पास जो है वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। कैश ऑलरेडी कैश की सूरत में होता है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा? करंट एसेट ही होगा। ठीक है, आगे द एग्जांपल लिखी हुई है कि ऑन गुड्स परचेज द कैश कन्वर्टेड इनटू स्टॉक ऑन द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है ना, कि हम अपने स्टॉक को कभी भी बेच के जो है वो पैसा हासिल कर सकते हैं। डेटर्स को भी कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनसे पैसा हमने वसूल करना हो तो कभी भी जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो कि
फ़ौरन ही जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कैश इन हैंड, वो तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, लिक्विड फॉर्म में है। और जो हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हम वो भी जो है वो कैश से बैंक से निकलवा के कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है फिक्टिशियस एसेट्स, ये दूसरी फॉर्म थी। फिक्टिशियस एसेट से मुराद वो वाले एसेट्स होते हैं जो कि जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, जो छुपे हुए होते हैं। और कुछ ऐसे यानी कि एसेट्स होते हैं, अगर यानी कि हम इनको एज अ मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम एज अ एक्सपेंस शो कर देंगे तो वो सारा का सारा हम लॉसेस में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि वो वाले अखराजात जो कारोबार को बनाने के दौरान होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक कंपनी बनाई है, हमने उस कंपनी को रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्टर करवाने की बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, लाखों अरबों रुपए जो है वो कंपनी को रजिस्टर करवाने पर लग जाते हैं। फिर हमने अगर वो जो है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो एडवर्टाइजमेंट में भी अरबों रुपए लग जाते हैं। अगर वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंस शो कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपेंस साइड बड़ी हो जाएगी और हमें लॉसेस हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से फिर हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो बहुत ज़्यादा होते हैं उनको हम जो है वो एज अ फिक्टिशियस एसेट शो करवा देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा करके उनको रिड्यूस करते रहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उनको माइनस करते रहते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल आप इसको ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो बहुत ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, जिनको एक्सपेंस शो करवाने से हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो है वो लॉस शो हो, तो ऐसे एक्सपेंस को हम जो है वो फिक्टिशियस एसेट के नाम पे लिख देते हैं। इसके अलावा लॉस ऑन शेयर ऑन एसेट्स एंड डिबेंचर्स, तो आपको पता है कि शेयर और डिबेंचर्स की वैसे आपने डिटेल तो अभी पढ़ी नहीं। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू बता देती हूँ कि शेयर्स हमारे कंपनी के जो हम लोगों ने हिस्से खरीदे होते हैं वो शेयर्स कहलाते हैं। और डिबेंचर्स हमारे कर्जे होते हैं, जो जो कंपनी ने कर्जा किसी से वसूल किया होता है वो डिबेंचर कहलाता है, और कंपनी ने किसी से अपना हिस्सा किसी को दिया होता है तो वो शेयर कहलाता है। अगर इनके ऊपर हमें लॉस हो जाए तो उसको भी हम फिक्टिशियस एसेट शो करवा सकते हैं। इनका दूसरा नाम है नॉमिनल एसेट, यानी कि ऐसे एसेट जिनको हम सिर्फ नाम के तौर पे जाहिर कर सकते हैं, या इनको वेस्टिंग एसेट भी कहते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो हैं ये एसेट्स हैं। अगर आपको इन एसेट्स की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइबिलिटीज़ के पोर्शन पे। तो लाइबिलिटीज़ बच्चों बेसिकली आपने पढ़ा है कि जिन लोगों के कर्ज़े हमने अदा करने होते हैं वो हमारे पास लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। अब लाइबिलिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल का मतलब अपनी, ठीक है ना, जो अंदर की है। तो इंटरनल लाइबिलिटी जो है वो जो कि बिजनेसमैन का अपना पैसा होता है, जिसको हम कैपिटल का भी नाम देते हैं, वो इंटरनल लाइबिलिटी कहलाते हैं। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि जी जो ओनर का पैसा है वो तो उसका अपना पैसा है, उसको हम लाइबिलिटी कैसे तस्वर करें। वो बच्चों इसलिए क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो हम ये जो पैसा लगाते हैं बिज़नेस में, हमारी वो भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो पैसा बिज़नेस में ही लगे, हम उसको अलग से इस्तेमाल करके ख़त्म ना कर दें। मिसाल के तौर पर अगर एक शॉपकीपर है, उसने जो है वो अपनी शॉप ओपन किया है, तो अगर वो जितना भी पैसा उसने कारोबार में लगाया है, अगर वो सारा का सारा खुद ही खाता जाए, मतलब कि सारा का सारा वो शॉप का सामान अपने घर में ले जाएगा, तो वो कमाएगा क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओनर का अपना पैसा है वो भी एक किस्म की बिजनेस की लाइबिलिटी है, कि अगर वो पैसा ईमानदारी से अपने बिजनेस में ही लगाता है तो उसको जो है वो मुनाफा होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर्स इक्विटी या कैपिटल भी उसकी इंटरनल लाइबिलिटी ही कहलाती है। ठीक है, ओनर ने पैसा लगाया लेकिन उसने अपना पैसा ही लगाया है, लेकिन जो पैसा उसने बिज़नेस में लगाया है वो बिज़नेस के लिए ही यूज़ करेगा, पर्सनल यूज़ नहीं करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इंटरनल लाइबिलिटी कहेंगे। सेकेंडली हमारे पास आता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो जो हम लोगों ने दूसरे लोगों से उधार ली होती हैं। ठीक है, इसमें अब दो तरह की लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। पहले आती हैं लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लाइबिलिटी, यानी कि ऐसी लाइबिलिटी जो हम लोगों ने लोगों से 2-3 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए जो है वो गिरवी रखवा के लोन लिया होता है, जिसका कर्जा उतारना जो है वो 2 से ढाई
यानी कि 12 20 साल भी लग जाते हैं, वो हमारे पास लॉन्ग या फिक्स्ड लाइबिलिटी कहलाती हैं। और करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब कि ऐसी लाइबिलिटी जो छोटे अरसे के लिए हमने लोगों से ली होती है। इसमें जो है वो बेसिकली आ जाता है कि हम लोगों ने किसी से उधार चीज़ ले ली कि जी आज मुझे उधार जो है वो चीज़ दे दो, या उधार पैसे दे दो, मैं आपको 1 महीने या 2 महीने हद 6 माह तक जो है मैं दे दूंगा। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। और जो 10 12 सालों के लिए हम लोगों ने लॉन्ग टर्म ली होती हैं वो हमारी फिक्स लाइबिलिटी कहलाती हैं। उसके बाद अब हमारे पास दो तरह से लाइबिलिटीज़ हैं, एक है डेफर्ड लाइबिलिटी और एक है क्विक या क्विक लिक्विड और क्विक लाइबिलिटीज़। मतलब कि ऐसी लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म में जो बहुत जल्दी पेमेंट हो जाती है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। और डेफर्ड लाइबिलिटीज़ जो ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो थोड़ी थोड़ी करके हम अदा कर देते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिड्यूस होती हैं, इनको जो है वो डेफर्ड लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। आगे इनकी डिटेल देख लेते हैं जी। तो क्लास इसकी डिटेल में हमारे पास सबसे पहले इंटरनल लाइबिलिटी है, यानी द टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स पेएबल बाय द बिजनेस ऑफ इट्स ओनर, इट इज़ कॉल्ड द इंटरनल लाइबिलिटी। इसमें ओनर इक्विटी, यानी कि जो पीछे हमने बात पढ़ी है कि जो पैसा उसका अपना बिजनेस का होता है वो जो है हमारे पास ओनर इक्विटी कहलाती है। ठीक हो गया। रिज़र्व्स है, ठीक है, इसमें जो है वो हम बाज़ूकात ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो है वो बचा के रख लेते हैं ताकि अपने कारोबार में मज़ीद जो है वो लगा सकें। ठीक है, कि रिज़र्व रख लेते हैं कि अगर हमें अचानक से लॉस हो जाए या हमें अचानक से कोई जो है वो पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास जो है वो मुश्किल वक्त के लिए पैसा जो है वो होना चाहिए। तो वो भी आपको पता है कि वो एक किस्म की हमारी ज़िम्मेदारी ही है कि जो पैसा हम लोगों ने रखा हुआ है अपने मुश्किल वक्त में यूज़ करने के लिए उसको संभाल के रखें, उसकी फजूल खर्ची ना करें। तो रिज़र्व या कैपिटल या ओनर इक्विटी जो है वो इसी चीज़ में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो है वो बेसिकली वो सारे डेट्स होते हैं जो आउटसाइडर से लिए होते हैं, यानी कि जो बिज़नेस का जो बिज़नेस के ओनर नहीं होते वो बल्कि बाहर के लोग होते हैं जिनसे हमने उधार चीज़ें ली होती हैं। उसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली आ जाते हैं क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और ये इसमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमने लोगों से उधार ली होती है। अब इसमें फ़िक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो फिक्स या लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हों। ठीक है, ज़्यादा अरसे के लिए जिसको जो है वो यूज़ किया जाए वो हमारे पास क्या कहलाएगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी। इसमें डिबेंचर्स, लोन या मॉर्गेज आता है। मॉर्गेज से मुराद ये होता है कि हम जो है वो गिरवी रखवा के, मिसाल के तौर पे अपना घर हमने गिरवी रखवाया या हमने गोल्ड जो है वो गिरवी रखवा के जो है वो लोन लिया, वो लोन ऑन मॉर्गेज कहलाएगा। ठीक हो गया, तो उस पर टाइप भी नहीं हो रहा सही से। उसके बाद है हमारे पास करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हम लोग जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लेते हैं, वो करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। उसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी हमारे पास जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं। आगे करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो दो तरह से बताई गई हैं जी। तो क्लास यहाँ पे मैंने बेसिकली एसेट्स जो जैसे कि बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बना दिया हुआ है कि हमारे पास जो बैलेंस शीट है वो किस तरह से जो है वो कैलकुलेट होगी। हमने सबसे पहले जो है ना, जब बैलेंस शीट बनानी होगी तो हमने ये देखना है कि हमारे करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। तो हमने सबसे पहले अपने करंट एसेट्स जो हैं वो लिखने हैं। करंट एसेट्स में कैश, ठीक है ना, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा कुछ जो है हमारा करंट एसेट्स में आ जाता है। तो हमने जब बैलेंस शीट बनानी है तो तरतीब वाइज सबसे पहले करंट एसेट्स लिखने हैं। उसके बाद अगर हमें नॉन करंट एसेट्स दिए गए होंगे, अच्छा नॉन करंट एसेट्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि फॉर्मेट पे जो पीछे
बताया गया था उसमें नहीं लिखा हुआ था। नॉन करंट एसेट के बारे में मैं बता देती हूँ कि ऐसे एसेट जिनको पैसे में कन्वर्ट होने के लिए 2 से 3 साल जो है वो लग जाते हैं। यानी कि ये जो जितने भी मैंने ऊपर आपको बताए हैं ये सारे एसेट्स बेसिकली हमारे पास करंट एसेट्स हैं जिनको हम लोग 1 साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट है, ये जो 2 एक्सपेंसेस हमारे पास सॉरी एसेट्स हैं, ये वो वाले एसेट्स हैं जिनको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो है वो लग जाती है, टाइम लग जाता है किस चीज़ का, पैसे में कन्वर्ट होने का। मिसाल के तौर पे हमने इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास बेसिकली हुई है लाखों के हिसाब से। अब उसका जो रिटर्न हमें मिलना है वो सालों जाके मिलते हैं। अगर हमने आज अपने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अब उसकी रिटर्न तो हमें बहुत अरसे बाद जाके मिलती है, हमें फ़ौरन से तो प्रॉफिट नहीं मिल जाता ना। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि हम 5 साल 10 साल या 15 साल के लिए अपना पैसा जो है वो बैंक में फ़िक्स करवा देते हैं और जब वो साल पूरे हो जाते हैं तो हम उसकी पेमेंट कर लेते हैं। वो हमारे नॉन करंट एसेट्स में आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है वो उस नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट यानी कि हमने सबसे पहले करंट एसेट्स लिखने हैं, फिर हमने नॉन करंट एसेट्स लिखने हैं, उसके बाद हमने फिक्स एसेट लिखने हैं। अब इसमें ये सारे के सारे एसेट्स हमने नहीं लिखने, मतलब कि हमें क्वेश्चन में लेट सपोज बिल्डिंग देती हुई है, ठीक है, लैंड देती हुई है, ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर नहीं दिया, मशीनरी नहीं दी, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी नहीं दी, तो वो हम वो नहीं लिखेंगे। यानी कि जो जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होंगे एसेट्स, जो करंट एसेट्स गिवन होंगे, जो नॉन करंट एसेट गिवन होंगे, जो फिक्स एसेट गिवन होंगे, हम वो सारे के सारे लिख लेंगे, ठीक है। जो नहीं होंगे हम उनको नहीं लिखेंगे। लास्ट पे हमें जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स लिखने हैं। इसमें गुडविल आ जाता है, पेटेंट्स है, पेटेंट राइट है, नाउ हाउ है। नाउ हाउ का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है। मिसाल के तौर पे अब मोबाइल फ़ोन है, हम सब यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसको कैसे बनाया गया है, इसमें कैसे कैसे सॉफ्टवेयर्स लगाए गए हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ उसी कंपनी को ही मालूम है जिस कंपनी ने बनाया है, तो ये उसका एक इंटेंजिबल एसेट होगा, ठीक है, जो कि उसकी रेपुटेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ हाउ, कॉपीराइट और पेटेंट्स और गुडविल ही हमारे इंटेंजिबल एसेट कहलाएंगे। हमने क्या करना है कि ये जितने भी टोटल हमारे पास एसेट्स हैं इन सबको जमा करके तो टोटल हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। टोटल एसेट जब हमारे पास आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है लाइबिलिटीज़ हैं, इसमें करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। सेम इस तरह से अगर बिल्स पेएबल हैं, नोट्स पेएबल हैं, ठीक है, या हमारे पास जो है वो आउटस्टैंडिंग सारी अमाउंट्स दी हुई हैं, एडवांस इनकम है, ठीक है, या बैंक ओवरड्राफ्ट है, हम उन सबको लिखेंगे। अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज़ होंगी, डिबेंचर्स या लोन है या उन मॉर्गेज है या प्लेज है, कुछ भी अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म की या फिक्स लाइबिलिटी होगी तो वो लिखेंगे, ठीक है। इन सबको लिखने के बाद टोटल कर लेंगे इनका। लास्ट में हमने यानी कि टोटल हम एंड पे ही करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है वो ओनर इक्विटी को कैलकुलेट करेंगे। ओनर इक्विटी में हमारे पास जो है ना बेसिकली आता है कैपिटल। कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कौन से वाला, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें आंसर मिलता है ना वो हम अपने कैपिटल में प्लस करेंगे। और ड्राइंग्स मतलब कि वो ड्राइंग्स होती हैं जो कारोबार के लिए पर्सनल जो है हम यूज़ करने के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो वो ड्राइंग्स हम लोग बेसिकली इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगी वो हम लोग जो है वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये सब कुछ हम लोग इनर एरिया में जो है वो डील करने के बाद इसका जो टोटल होगा ओनर्स इक्विटी का वो हम लिखेंगे आउटर कॉलम में, ठीक है। क्योंकि ओनर इक्विटी यानी कैपिटल भी उसका अपना, ठीक है, नेट प्रॉफिट भी उसका अपना, और ड्राइंग जो उसने अपने घर में यूज़ की है, तो ये तीनों चीज़ें ओनर की अपनी हैं। ओनर जो है वो मालिक है इन चीज़ों का, ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पे लिख के टोटल अपना जो है वो टोटल जो इंटरनल लाइबिलिटी है, दो तरह की लाइबिलिटी पड़ती है ना, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। तो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लाइबिलिटीज़ को जो है वो प्लस करके देखना है कि हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो कितनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना पेज सारा इधर से उधर हो गया हुआ है क्योंकि ये अलग पेज था और ये अलग पेज था, इस वजह से ये थोड़ी सी इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। तो आपने इसको देख के डरना नहीं है। आपने क्या करना है सारे टोटल यानी कि यहाँ से ले
आपको बताती हूँ, यानी कि टोटल हमारे जितने भी एसेट्स हैं ओवरऑल वो इन सबको इधर से जमा करके इधर टोटल लिखना है, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका हमने टोटल जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर लेना है, टोटल करना है, और टोटल करके इस टोटल का जितना भी हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वल आता है वैसे यहाँ पे भी आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर हमारी टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी इक्वल हुई तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है फाइनल अकाउंट का वो ठीक है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।